नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है रिगार्डिंग डीएनए टेस्ट। क्या है डीएनए टेस्ट, क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या किसी की कंसेंट के बिना डीएनए टेस्ट करा सकते हो और ये क्यों चर्चा में आया है, समझते हैं सब कुछ एक एक करके। मेरा नाम है आसू यादव, उत्कृष्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो मामला है हाल ही में चर्चा में आया है, ये आप देख सकते होंगे। ये जो खबर है वो खबर है आपकी 29 जनवरी 2025 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डीएनए टेस्ट का कोई राइट नहीं है टू प्रूव द लेजिटिमेसी ऑफ पैटर्निटी, कि आपको पिता प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। और ये खास ध्यान रखें, डीएनए टेस्ट बिना किसी की कंसेंट के नहीं किया जा सकता। क्या है ये पूरा मामला और हाल ही में ये क्यों चर्चा में आया है, एक एक करके समझते हैं। तो न्यूज है भाई साहब कि न्यूज में ये आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि हस्बैंड रिमेन्स लीगल फादर ऑफ द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइफ्स अडल्ट्री इन वैलिड मैरिज डेस्पाइट बायोलॉजिकल एविडेंस। मींस कि जो पिता है या जो पति और पत्नी है उनके द्वारा अगर वो लीगली शादी में बंधे हुए हैं, कंप्लीटली फुल एक्सेस है। फुल एक्सेस का यहां मतलब है कि वो दोनों सेक्सुअली जो है चीजों में इन्वॉल्व हैं, और वहां अगर उनमें से पत्नी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देती है या कहीं बाहर जाके किसी के साथ जो है वो चक्कर चलाती है, सिंपल सीधी भाषा में बोले तो अगर जो थर्ड पर्सन है उससे वो बच्चा होता है और जो इसके रियल पति पत्नी है ये दोनों शादीशुदा हैं, जिनका लीगली बाउंडेड है ये शादी जो है मैरिज में, तो जो बच्चा होगा भले ही वो थर्ड पर्सन का बच्चा है, वो बच्चा किसका माना जाएगा? इनका माना जाएगा, या फिर देखा जाए तो ये इनके पिता माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पैटर्निटी है, जो पैटर्निटी डिटर्मिनेशन है वो इनके लिए दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यही मामला हाल ही में बाहर निकल के आया है कि मामला क्या हुआ था, समझते हैं एक एक करके अच्छे से, है ना। मामला क्या था कि ये जो महिला है, ये देखो एआई द्वारा बनाई गई पिक्चर्स है, ये रियल मत समझना। ये जो महिला है और ये पति है, इनका बीच में बच्चा है बेचारा जो फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये महिला और पुरुष दोनों शादीशुदा जीवन में खुश थे अपने। एक समय क्या हुआ कि ये महिला जो है किसी थर्ड पर्सन से अडल्ट्री कर देती है। अच्छा, अडल्ट्री का यहां पर मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के साथ अडल्ट्री कर देती हैं और वो अडल्ट्री करने के बाद उस थर्ड पर्सन और इस महिला से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को लेके पूरा विवाद है। अब ये विवाद क्या है, उसमें क्या है कि भाई एक दिन क्या हुआ, ये दोनों जो है वो डाइवोर्स ले लेते हैं और जो बच्चा पैदा हुआ, अब उस बच्चे को लेकर ये महिला उस थर्ड पर्सन के पास जाती हैं। उससे कहती हैं कि आप इनके पिता हो। आप क्या हो? आप इनके पिता हो और ये मानो, ठीक है, ये मानो कि आप इनके पिता हो। तो उस व्यक्ति ने, जो थर्ड पर्सन है, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इनका पिता नहीं हूं, मेरा तो आपके साथ कोई रिलेशन ही नहीं था। जब कोई रिलेशन नहीं था तो मैं पिता कैसे हो सकता हूं? तो इस बात पर इन्होंने कहा, इन्होंने केरला हाई कोर्ट से कहा कि एक काम करिए, आप इनका डीएनए टेस्ट करवाइए। अब केरला हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कि चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये पिटीशन जो है वो कहां पहुंची? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली इस पिटीशन को डिनाई कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट विदाउट कंसेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू डिग्निटी जो है वो हैमर होगी, है ना। राइट टू प्राइवेसी जो है उसका वायलेशन होगा, इसलिए हम किसी की भी बिना कंसेंट के डीएनए टेस्ट नहीं। अरे ऑब्वियस है, सिंपल सा देखो ना। अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं हूं, मुझसे कोई कहे कि अच्छा किसी भी थर्ड पर्सन मान लो, ठीक है, कि ये जो है ना ये मेरे बच्चे का पिता है। अरे भाई, मैं तो डिनाइल कर रहा हूं ना कि मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल दोगे? ऐसे तो आप हर एक तीसरे व्यक्ति से कह दोगे ये मेरे बच्चे का पिता है। किसका डीएनए टेस्ट कराओगे? अब जिसका भी डीएनए टेस्ट होगा उसकी समाज में इज्जत होगी, नहीं होगी? बिल्कुल समाज में इज्जत होगी। जब समाज में इज्जत होगी तो भाई उसकी रेपुटेशन का क्या, उसकी प्राइवेसी का क्या, उसकी डिग्निटी का क्या? तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है कि डीएनए टेस्ट तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि लास्ट एविडेंस का जो है ऑप्शन ना बचे डीएनए टेस्ट के लिए। मतलब कोई और रास्ता बचे ही ना, लास्ट ऑप्शन जो बचे वो डीएनए का बचे, तब आप डीएनए टेस्ट करवाओगे। अन्यथा आप डीएनए टेस्ट विदाउट कंसेंट
नहीं करवा सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये पूरा मामला जो है वो पैटर्निटी की लेजिटिमेसी के लिए चक्कर में फंसा हुआ है कि भाई क्या जो पिता है, क्या पिता ये माने जाएंगे पिता या नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना, क्या वास्तव में जो है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि जो भी बच्चा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, या जो महिला किसी थर्ड पर्सन से जो है कनेक्टेड थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, अडल्ट्री में थी, अगर उससे बच्चा पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि वो बच्चा जो है उस महिला का जो लीगल पार्टनर है, मतलब जो उस महिला की शादीशुदा जिंदगी में जो उसका पार्टनर है, जिससे शादी हुई है, वही व्यक्ति जो है उसका पिता माना जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी एकदम से, ठीक है। केस इन्वॉल्व्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टू अ वुमेन इन एन अडल्टरस रिलेशनशिप विद अ मैन अदर देन हर हस्बैंड। मतलब अगर अडल्ट्री कोई महिला कर रही है अपने हस्बैंड के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ और वहां से वो बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा किसका माना जाएगा? वो बच्चा उसके हस्बैंड का ही प्रीअज्यूम किया जाएगा, ठीक है ना। ये मान लिया जाएगा कि इसी का बच्चा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, माफ करना, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और वो चीजें क्या आती हैं, क्योंकि अगर बच्चे के सामने ये सारी चीजें निकाल के लेके आओगे आप, तो कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, उसका भविष्य भी डिस्टर्ब होगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, डिग्निटी भी जाएगी परिवारों की, जो थर्ड पर्सन है उसकी भी डिग्निटी है, आपकी भी डिग्निटी है। ये ध्यान रखना, दोनों पार्टी में से कोई भी जबरदस्ती या कोई भी विदाउट कंसेंट डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते, या तो अदर देन द हस्बैंड, द थर्ड पर्सन, और इवन हस्बैंड खुद। मैं कह दूं मेरा बच्चा, मुझे शक हो रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं कह दूंगा नहीं इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना। किसका? किसी तीसरे पर शक है मुझे, अच्छा, तो वो तीसरा व्यक्ति अगर कंसेंट नहीं दे रहा है तो मैं यहां डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता हूं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहां। आई होप क्लियर होगा। तो ये जो केस है आपके सामने ही, ये लैंडमार्क केस है जिसमें कि बताया गया है, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड में भी काम आएगा, ध्यान रखना। जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में यूपीएससी का काम आएगा, ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। जो केस है वो है इवान वर्सेस जोसेफ 2025 केस। इस केस में क्या होता है कि एक महिला, ठीक है, एडमिट टू हैविंग अ चाइल्ड विद अ मैन अदर देन हर हस्बैंड। एक महिला अपने पति के अलावा किसी तीसरे, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ए है, और इसकी शादी हुई है बी के साथ, ठीक है ना, ए प्लस है बी माइनस है, ठीक है ना। अब बी जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ, बी जो है किसी और व्यक्ति के साथ, एक्स के साथ जो है अपना चक्कर चला लेती है, इसे हम बोल देंगे अडल्ट्री, इसे हम क्या बोल देंगे? अडल्ट्री। अब क्या हुआ है कि ये दोनों आपस में लीगली बाउंडेड हैं, मतलब ये दोनों आपस में जो है शादीशुदा हैं। उसी समय महिला जो है अडल्ट्री करके इन दोनों से जो है वो एक बच्चा पैदा कर लेती है, ठीक है। बच्चे का नाम क्या है? पप्पू मान लेते हैं, ठीक है ना। बच्चे का नाम क्या है? पप्पू। अब ये जो पप्पू है ये पप्पू फिलहाल तो इस केस में फिलहाल इन दोनों का ही बच्चा माना जाएगा। हालांकि अगर पता भी चल जाता है, पिता को, माता को पता चल जाता है कि पप्पू जो है वो इसका बच्चा है, इसका नहीं है, लेकिन कोर्ट ये प्रीअज्यूम करके चलेगा कि ये बच्चा जो है वो इन दोनों का ही है। यहां पर पैटर्निटी किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। यहां पर जो है पिता कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अगर ए ये कहता है, अगर ए ये कहता है कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे का डीएनए इस व्यक्ति के साथ चेक कराओ, एक्स के साथ, तो बिना एक्स की कंसेंट के यहां पर डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस मामले में क्या हुआ कि भाई जब ये दोनों आपस में शादीशुदा थे, उस समय तीसरा व्यक्ति आया इनकी पत्नी के अफेयर में, और इनकी पत्नी के साथ उन्होंने चक्कर चलाया, एक बच्चा भी पैदा हो गया भाई साहब। अब ये बच्चा पैदा हो गया, कुछ समय बाद 2003 में ए और बी दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं। जब ए और बी अलग हो जाते हैं तो बी अलग जाती है और बी अपने बच्चे को साथ लेके जाती है, पप्पू को। अब बी ये कहती है कि पप्पू का जो लीगल फादर है, पप्पू का जो लीगल फादर है वो ए नहीं है, वो कौन है? एक्स है। वो वहां की जो म्युनिसिपल जो ऑफिस है वहां उनसे बोलती है कि इस डॉक्यूमेंट में आप ए का नाम हटा के किसका नाम रख दीजिए? एक्स का नाम रख दीजिए, ठीक है। तो वहां के ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई साहब वो कहां गई? वो गई किसके पास? हाई कोर्ट के पास। यहां पर अपना एक्स भाई मना कर रहा है कि नहीं आप डीएनए टेस्ट नहीं कराओगे, मेरा तो आपके साथ कोई संबंध था ही नहीं, पागल हो गई हो तुम, मेरा तो आपके साथ कोई संबंध था ही नहीं। कौन कह रहा है? एक्स कह रहा है। इसी मामले में एक्स कह रहा है कि मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। अब ये महिला हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कोई बात नहीं, पप्पू और इन दोनों का जो है
पप्पू का और एक्स का दोनों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे हम, ठीक है। लेकिन पप्पू और 1.5 साढ़ा आदमी निकला। पप्पू ने क्या किया, जाके पिटीशन दायर कर दी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे ऐसे बात है, ये डीएनए टेस्ट करा रहे हैं विदाउट माई कंसेंट। तो उसी मामले का 29 जनवरी को ये रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी की कंसेंट के डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता, ड्यू टू हिज राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू डिग्निटी। उसकी प्राइवेसी भी है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आती है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो ये है पूरा मामला, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पूरा मामला है, ठीक है। अब उसमें कहा है ये यही हम समझ चुके हैं अभी, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में, कोर्ट ने कहा है कि इफ अ मैरिज इज लीगली वैलिड एंड द स्पाउस हैव हैड एक्सेस टू ईच अदर। हैड एक्सेस टू ईच अदर का मतलब है यहां कि वो जो है दोनों सेक्सुअली एक्टिव हैं, जो भी मेल और फीमेल जो भी शादी में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। अगर वो दोनों एक्टिव हैं, देन द हस्बैंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीगल फादर ऑफ द चाइल्ड। तो जो व्यक्ति है, जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड उस बच्चे का लीगल फादर जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इसी में रेफरेंस आता है एविडेंस एक्ट 112 सेक्शन का, सेक्शन 112 का इसमें रेफरेंस आता है। सेक्शन 112 ये कहता है कि अगर, ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से डाइवोर्स लेते हैं और डाइवोर्स लेने के 280 दिन के बाद या 280 दिन के भीतर कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है उस महिला से, तो वो बच्चा किसका माना जाएगा, तो वो बच्चा उसी व्यक्ति का माना जाएगा जिससे उन्होंने डाइवोर्स लिया है। कितने दिनों के अंदर, 280 डेज, 280 डेज के अगर भीतर ये बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हम लीगल फादर बच्चे का मान के चलेंगे, जो भी हस्बैंड होगा जिसके साथ उन्होंने तलाक लिया है, जिस महिला ने लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे आगे बोला, द होल्ड्स ट्रू इवन इफ ही इज नॉट द बायोलॉजिकल पेरेंट। मतलब अगर वो हस्बैंड एक्चुअल में बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट ये अज्यूम करके चलेगा, कोर्ट ये प्री अज्यूम कर लेगा कि जो हस्बैंड है वही बायोलॉजिकल या फिर वही एक्चुअल में पैटर्निटी जो का हकदार होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा क्यों किया उन्होंने, ठीक है। बायोलॉजिकल एविडेंस जो है ये, अच्छा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, अगर भारतीय साक्ष्य संहिता की बात करें तो ये जो है वो 116 सेक्शन 116 में लाई करता है, ठीक है। सेक्शन 116 में लाई करता है, उसमें कहा गया है कि जो प्रीअजम्पशन है कोर्ट वो मान ली जाएगी कि हस्बैंड जो है वही उसका पिता होगा। कोर्ट के द्वारा ये प्रीअज्यूम कर लिया जाएगा। देखो प्रीअज्यूम बोला है उसने, ठीक है। प्रीअज्यूम का मतलब है कि प्राइवेसी और उस बच्चे की बेटर लाइफ के लिए प्रीअजम्पशन किया जाएगा ये, कि जो भी व्यक्ति है जिसके साथ उस महिला का अफेयर चल रहा है, अगर वो बायोलॉजिकल फादर है, तब भी उस महिला का हस्बैंड ही उस बच्चे का पिता माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया है, क्या पर्पज है, इसलिए बोला है ये, इसलिए बोला है क्योंकि सिंपल सी बात है कि उसने बोला है कि अननेसेसरी इंक्वायरीज आएंगी किसके, चाइल्ड्स पेरेंटेज में, ठीक है ना। जो बच्चा जो पल रहा है, जो बच्चा पलेगा या फिर बच्चा आगे जाकर कुछ करेगा, तो उसकी लाइफ को जो है वो समस्या होगी, लोग उसको जो है अननेसेसरी इंक्वायरी करेंगे, उससे जो है दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये पर्पज है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कि आपको साबित क्या करना है। हाँ, यहां एक चीज निकल के आ सकती है, अगर देखो हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां ये चीज निकल के आएगी कि अगर आप ये प्रूव कर दे, क्या, नॉन एक्सेस प्रूव कर दे कि भाई मेरा तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो मुझे बिना किए कराए मुझे क्यों लटका रहे हो फांसी, भाई साहब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे क्यों ये मुसीबत दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, वो हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि मैं पिछले कई सालों से इस देश में ही नहीं हूं, मैं पिछले कई सालों से किसी और देश में रह रहा हूं, लेकिन ये महिला फिर भी प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा पैदा हुआ, अब इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। तो यहां पर कोर्ट जो है सोच सकता है कि लीगल जो पैटर्निटी वाला मामला है कि वो हस्बैंड को ना दिया जाए, या फिर वो ये प्रूव कर दे कि मेडिकली वो एबल ही नहीं है कि कोई भी बच्चा पैदा करने के लिए, तब भी कोर्ट यहां मान लेगा। तो उसको क्या करना है भाई, नॉन एक्सेस दिखाना है, नॉन एक्सेस का जो है वो एविडेंस देना है कि भाई वो तो एक्सेस ले ही नहीं। एक्सेस समझ रहे हो ना आप, पति पत्नी के बीच जितना भी जो है, अभी मैंने बताया था आपको कि सेक्सुअली एक्टिव है तो वो एक्सेस है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो नॉन एक्सेस है, ठीक है। मतलब साफ है कि अगर वो घर में नहीं है पिछले 3-4 सालों से, लेकिन फिर भी बच्चा है, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, हाथ जोड़ लेगा भाई कि भाई मुझे माफ करो,
जबरदस्ती क्यों लटका रहे हो मेरे गले ही मुसीबत, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, पिटीशन क्यों हटा दिया? पिटीशन के पीछे हटाने का यही है कि भाई देखो, द राइट ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन नोइंग द बायोलॉजिकल फादर। मतलब राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो एक्स व्यक्ति है, जो तीसरा व्यक्ति है जो कि बीच में घुसा था ठीक है, उसकी भी तो कोई ना कोई छवि होगी समाज में, उसकी भी कोई रेपुटेशन होगी। अगर डीएनए टेस्ट होता है, निकले ना निकले अलग बात है, डीएनए टेस्ट होता है तो उसकी छवि या उसका रेपुटेशन कहीं ना कहीं हैमर तो होगा, ठीक है ना। वही है कि फोर्सिंग एन इंडिविजुअल टू अंडरगो अ डीएनए टेस्ट मे एक्सपोज देयर प्राइवेट लाइफ, और इसी वजह से उनकी रेपुटेशन जो है और डिग्निटी हार्म होगी। तो ये इसका पूरा मामला, इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है। और आगे बोल दिया है कि हाँ, डीएनए टेस्ट तभी होगा जब लास्ट ऑप्शन बचेगा किसी भी केस को सुलझाने के लिए, उससे पहले डीएनए टेस्ट नहीं होगा विदाउट कंसेंट। इसका खास ध्यान रखें। और आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा मामला समझ में आया होगा। तो आपके लिए प्रीलिम एमसीक्यू है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है, और ये देना ही देना है, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे तो कल और बेहतर चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे हम, ठीक है। मेंस के आंसर राइटिंग कैसे होंगी ये भी लेके आएंगे। तो एक बार देख लीजिए इसका क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ आप जो है पॉज करके इसका आंसर आप इसे टिक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे आपको अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू।